स्टडी विथ SBSC चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लेंसों का संयोजन, यानी दो या दो से अधिक लेंस के संयोजन से किस प्रकार से एक नया लेंस बना सकते हैं जो दो या दो से अधिक लेंसों के ही बराबर कार्य कर सके। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दो या दो से अधिक लेंस है और उनके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब तीनों या तीन से अधिक या दो से अधिक जितने भी लेंस उन सभी के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं, अगर उन प्रतिबिंब का आवर्धन, स्थान और आकृति इन सब के बराबर समान आकार का ही जब कोई एक अकेला लेंस बना दे तो उन लेंसों के लिए इस लेंस को, जो प्राप्त लेंस होगा, उस लेंस को हम समतुल्य लेंस कहते हैं। यानी अगर दो या दो से अधिक लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी स्थान, किसी भी आकार का और आवर्धन का बनाता हो, वैसा ही कोई और लेंस जो अकेला हो वो उसी वस्तु का उसी स्थान पे उतनी ही बड़े आकृति का, आवर्धन का अगर प्रतिबिंब बनाता है तो उसे उस सारे लेंसों का समतुल्य लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम दो लेंसों के समतुल्य लेंस के लिए जो एक व्यंजक होता है, एक फार्मूला होता है, उसके लिए इक्विवेलेंट लेंस के लिए हम क्या देखेंगे, एक इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो हमने इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर किया है, उसको हम पहले समझा देते हैं, फिर हम इसके प्रूफ को देखेंगे। हमने दो लेंस लिया है, L1 और L2 लिया है, एक L1 है एक L2। अब दोनों लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है। एक लेंस जो L1 है उसका फोकस दूरी f1 और दूसरा लेंस L2 है जिसकी फोकस दूरी क्या है, f2। अब एक तीसरा लेंस है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त एक लेंस जो L है जिसका फोकस दूरी हमने f मान लिया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि दो लेंस L1 और L2 दो लेंस है, L1 L2 है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ दोनों का f1 और f2 दिया हुआ है, एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पे, एक दूसरे से d दूरी पे रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाया गया, किरण आरेख में भी, ये डायग्राम में दिखा दिया गया है। दोनों समाक्षीय रूप से रखा है, यानी कोएक्सियली, यानी एक ही एक्सिस है, सारे लेंसों का एक्सिस क्या है, एक ही है। अब इन दोनों लेंसों के जो इक्विवेलेंट लेंस है, समतुल्य लेंस है, उसको L माना है, जो कि ये डॉटेड डॉटेड करके दिखाया गया है, और जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f। अब इस पूरे डायग्राम में जो किरण आरेख दिखाया गया उसको समझते हैं। लेट कर लिया, यहाँ पे एक किरण आरेख है, एक रेड है जो इस L1 लेंस पे आपतित हो रही है और अक्ष से, इस अक्ष से H1 हाइट पे, x से H1 हाइट पे इंसिडेंट किया। अगर ये लेंस नहीं होती तो ये सीधी रेखा आगे निकल जाती बिना डेविएट किए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लेंस के कारण इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के कारण ये प्रकाश किरण सीधे इस तरह से गमन करने लगी। अगर यहाँ पे दूसरा लेंस ये नहीं होता तो ये सीधे आगे यहाँ पे एक्सिस को f1 पॉइंट पे कट करते, और हम जानते हैं कि समांतर प्रकाश किरण लेंस के मुख्य फोकस पे जाकर मिलती है। तो इसका मतलब इस लेंस का यह फोकस बिंदु हो जाएगा और यहाँ से उस पॉइंट के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। और इस आधार पर देखा जाए तो ये यहाँ से f1 जो है ये फोकल लेंथ ये यहाँ पर है, इस तरह से ये दिखाया गया। उसके बाद अगर ये लेंस से प्रकाश अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात जब यहाँ पहुंचा, क्योंकि ये दोनों लेंस है d दूरी पर है, तो यहाँ पे आने के पश्चात इसका पुनः अपवर्तन होगा, इस अर्थात ये पुनः अपना दिशा बदलेगी और दिशा बदल के यहाँ से जो ये जा रही थी उससे दिशा बदल के ये इस तरफ चलेगी और इसके मुख्य अक्ष के f2 बिंदु पर क्या हुआ, ये प्रतिच्छेद की, इंटरसेक्ट की, और इंटरसेक्शन के बाद ये पॉइंट, चूंकि ये लगभग हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि बहुत कम मात्रा में ये क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है, तो कुल मिला के इसको भी हम थोड़ा सा समांतर ही मान लेंगे। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कैसे इसको समांतर मानते हैं। फिलहाल अगर मान लेते हैं कि अगर समांतर ये है तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, मुड़ने के पश्चात कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, अर्थात यहाँ से प्रकाश किरण इसके फोकस पे पहुंचेगी, अर्थात L2 से f2 के बीच की दूरी f2, यानी इस दूसरे लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी। अब हमने एक तीसरा लेंस जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त जो लेंस है उसको मान लिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे है। अब अगर ये दोनों लेंस को हटा दिया जाए
और इसको सिर्फ रख दिया जाए तो एक प्रकाश किरण उसी प्रकार से आएगी जैसे इस पे आ रही थी, उसी ऊंचाई के साथ इस पे भी टकराएगी। अब टकराने के पश्चात क्या होगा, ये अपना अपवर्तन की घटना करेगी। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश को उसी स्थान पे जाके मिलना चाहिए जहां पे ये दोनों ने मिलकर इस पॉइंट पर मिला है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये दोनों के द्वारा जो लेंस, दोनों लेंस की वजह से जो प्रकाश अपवर्तन हुआ वो भी प्रकाश उसी स्थान पे क्या हो रही, मिल रही है। और अतः कह सकते हैं कि इसका फोकस दूरी ये होगा, यहाँ से ये होगा, इसलिए यहाँ से f जो है ये L F2 की दूरी f कहलाएगी। इन दोनों के L1 और L2 के बीच की दूरी को हमने d मान लिया है। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया कि ये सारा चीज रे डायग्राम से हमने ये सारा नोट कर लिया। ये हाइट h1 है, इस लेंस पे भी h1 हाइट पे टकराएगा, लेकिन ये प्रकाश अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे h2 हाइट पे टकराएगा। अब प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात जो विचलन हो, प्रकाश जो इतना विचलित हुई उसको हमने मान लिया इस लेंस के द्वारा, L1 लेंस के द्वारा Δ1 और L2 के द्वारा हमने मान लिया Δ2, और कुल मिला के जो इस लेंस के द्वारा बना है डेल्टा। अब हम किरण आरेख में देखेंगे कि ये अगर Δ2 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा Δ2, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमने इसको बतलाया था कि इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये लगभग समांतर है, इस मुख्य अक्ष के समांतर, जबकि एक्चुअली में इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हम पहले इसको समांतर माने हैं तो थोड़ा सा एंगल का क्या होगा, डेविएशन होगा। लेकिन हम यहाँ पे यह मान के चलेंगे कि डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण जो है वो बहुत ही छोटा है, और बहुत ही छोटा है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये लगभग समांतर है, और अगर समांतर है तो ये फोकस पर ही जाकर क्या होगा, मिलेगी। अब हम इस रे डायग्राम के आधार पर कुछ चीजों को देखते हैं। अब हमने त्रिभुज ले लिया AL1 F1, AL1 और F1, ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। दूसरा हमने CL2 F2 यानी ये वाला ट्रायंगल, हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल हमने क्या क्या कंसीडर कर लिया। और इधर से पूरा बड़ा सा ट्रायंगल उसी को लेते हैं। अगर देखा जाए इस दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, क्योंकि इस बड़े ट्रायंगल का देखें तो वही एंगल बना रहा है। छोटे से ट्रायंगल को अगर देखें CL2 F1 में तो ये भी एंगल कॉमन है। तो हमने एक ट्रायंगल में ये जो कोण है AF1L1 बराबर CF1L2, ये दोनों वैनिस्ट कोण है, कॉमन एंगल है, इसलिए बराबर हो गया। दूसरा ये 90 है तो ये भी 90 है, इस प्रकार से ये 90 से बराबर हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या होगा, ये समरूप कहलाएंगे। अब समरूप हो गया, समरूप के बाद भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो हमने इसके इस लंबाई को लिया है तो यहाँ पे CL2, यहाँ से AL1 और CL2 क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये क्या लिखा होगा, CL2। अब फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो L1 F1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 F2। L1 F1 ये पूरा वहां से वहां तक, और यहाँ L2 F1, ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब जो L1 L2 AL1 और CL2 तो उसी तरह से लिख दिया, L1 F1 उसी प्रकार से लिख दिया। लेकिन L2 F1 देखा जाए, L2 F1 कोई दूरी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन अगर हम इसको पूरे इस डिस्टेंस में से अगर यहाँ का डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच की दूरी बचेगी। तो हमने क्या किया है, L1 F1 में से क्या किया, L1 L2 को माइनस कर दिया। इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से उस तरफ का डिस्टेंस बच जाएगा, यानी L2 F1 बच जाएगा। तो हमने उसी L2 F1 को हमने क्या लिख दिया, L1 F1 माइनस L1 L2। अब हम जानते हैं कि L1 F2 का वैल्यू क्या है, L1 F1 का वैल्यू क्या है, सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ से AL1 H1 है, CL2 H2 है, फिर L1 F1 हमारा क्या है, L1 F1 हमारा क्या है, L1 F1 हमारा F1 है, तो हमने F1 पुट कर दिया। फिर इस तरह से हमने F1 माइनस D पुट कर दिया। अब यहाँ से इक्वेशन इसको हमने क्या कर लिया, एक कंसीडर कर लिया। अब देखेंगे इस त्रिभुज में A B C त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आंतरिक कोण है, ये संगत बाह्य कोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग संगत बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है, यानी Δ1 और Δ2 का योग क्या होगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने इसी प्रिंसिपल को बाह्य कोण बराबर त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, और यहाँ से Δ1 Δ2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक
तो हमने समझ लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी लेंस के द्वारा जो विचलन कोण होता है वो इस h हाइट और उसके फोकल लेंथ के बराबर होता है, यानी रेशियो के बराबर होता है, h/f के बराबर। अब इस लेंस के लिए देखा जाए तो इस लेंस के लिए हाइट का वैल्यू क्या होगा, h1 होगा। तो हमने इस लेंस का h1 ले लिया। फोकल लेंथ इसका कितना है, सॉरी इस लेंस का जो ये डेल्टा है इस लेंस के द्वारा है, तो इसका हाइट क्या है, h1 ही होगा। जिस हाइट से यहाँ से जा रही है उसी हाइट से जाती, अगर ये लेंस नहीं रहता तो यहाँ इसी हाइट से टकराती, तो h1। लेकिन इसका फोकल लेंथ f है, इसलिए हमने f लिख दिया। इस लेंस के लिए देखा जाए तो यहाँ पे भी h ही हाइट से टकरा रही है, तो इसलिए इसका हाइट h1, फोकल लेंथ इसका f1। इसके लिए h2 हाइट से टकरा रही है, h2, और फोकल लेंथ f2, ये लिख दिया हमने। अब दोनों तरफ h1 से डिवाइड किया, h1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी h1, यहाँ भी h1, यहाँ भी h1। अब यहाँ h1 यहाँ h1 कट जाएगा, यानी h1 कट जाएगा, यहाँ भी h1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ h1 h2 और है h1 बचेगा, यहाँ पे h2 बाय में h1 बचेगा। तो इसको जब कैंसिल करें तो 1/f, यहाँ से 1/f1, यहाँ से सिमिलरली इसी तरह उतर जाएगा। अब हम इक्वेशन में जानते हैं कि h1/h2 क्या होता है। h1/h2 क्या है, f1 बाय में f1 माइनस d। और जबकि यहाँ देखा जाए तो h2 बाय में h1, अगर इसको पलट दिया जाए यानी f1 माइनस d बाय में f1 कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या होगा, h2 बाय में h1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वहां पे समीकरण 1 का वैल्यू, समीकरण 1 से क्या करेंगे, h1 बाय h2 का वैल्यू यानी पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, f1/f बराबर में 1/f1 प्लस h2/h1 क्या होगा, इसका पलट के रिवर्स कर देंगे, तो f1 माइनस d बाय में f1, और उधर फिर क्या है 1/f। अब यहाँ से क्या होगा, 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1। अब इसको अलग अलग अगर हम देखें, अलग अलग लिखें तो f1 बाय में f1 माइनस में d बाय में f1 इंटू में 1/f। अब वहाँ यहाँ से 1/f बराबर 1/f1, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1/f। अब यहाँ से इसी तरह काट देंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन 1/f2, यहाँ से d इंटू में 1d, f1 इंटू f2। यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, ये लेंस का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट यहाँ से जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d बाय में f1 f2। तो इस तरह से हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हम इक्वेशन ये लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आगे